नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कई बहुत सी नई जानकारी लेकर हर रोज सुबह आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और उससे पहले देखते हैं आज की अन्नदाता कार्यक्रम में क्या। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या कुछ नया रहा, आइए जानते हैं। Indian farmers have really endured but made sure that his holdings may be small but he would give us the highest yield. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का तीसरा ब्रेकअप बताया। वित्त मंत्री ने कहा, देश के किसानों ने मुश्किल परिस्थितियों का हमेशा डटकर मुकाबला किया है। लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें कोल्ड चेन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन की सुविधाएं मिलेंगी, किसान की आय भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने कहा, पिछले 2 महीने में हमने किसानों के लिए कई कदम उठाए। पीएम किसान सम्मान के तहत पिछले 2 महीनों में किसानों के खाते में 18,700 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। लॉकडाउन के दौरान 5,600 लाख लीटर दूध कोऑपरेटिव संस्थाओं ने खरीदा। दूध उत्पादकों के हाथों में 4100 करोड़ रुपए की रकम पहुंची। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे कोल्ड चेन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन की सुविधाएं मिलेंगी, किसान की आय भी बढ़ेगी। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ के फंड की स्कीम है। यह क्लस्टर बेस्ड होगी। इसमें 2 लाख खाद्य संस्करण इकाइयों को लाभ मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे और आय के साधन बढ़ेंगे। मत्स्य संपदा योजना की घोषणा बजट के दौरान की गई थी, इसे लागू कर रहे हैं। इससे 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मत्स्य पालन बढ़ाने के लिए मछुआरों को और नावों के बीमा की सुविधा देंगे। खुरपका मुंहपका से पीड़ित जानवरों को वैक्सीन नहीं लग पा रही, इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। सभी भैंसों, भेड़ों और बकरियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए 13,343 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 53 करोड़ पशुधन को बीमारी से मुक्ति मिलेगी। पशुपालन के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अगले 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर जमीन पर हर्बल खेती होगी। हर्बल खेती से किसानों को 5,000 करोड़ की आय होगी। हर्बल प्लांट की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। कोविड-19 के समय हमारे हर्बल प्लांट बहुत काम आए हैं। 2 लाख मधुमक्खी पालकों के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना है। ऑपरेशन ग्रीन के तहत टीओपी यानी टमाटर, आलू, प्याज योजना में बाकी सब्जियों को भी लाया गया है। टीओपी योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया है। ट्रांसपोर्टेशन और भंडारण के लिए भी 50% सब्सिडी दी जाएगी। कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए 1955 के जरूरी कमोडिटी एक्ट में बदलाव किया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। किसान अपने उत्पाद उचित दामों पर बेच सकें, इसके लिए राज्यों के बीच आने वाली खरीद बिक्री से जुड़ी मुश्किलें दूर की जाएंगी। ई ट्रेडिंग की सुविधा दी जाएगी। किसानों के पास स्टैंडर्ड मैकेनिज्म नहीं होता। हर सीजन में बुआई से पहले ही किसान फसल के मूल्य का अनुमान लगा सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। वह खुदरा व्यापारियों, निर्यातकों के साथ पारदर्शिता के साथ काम कर सके, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। झारखंड सहित बिहार के बहुत से किसान खरीफ में धान की खेती करते हैं और इसके लिए वे धान की नर्सरी तैयार करते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में नर्सरी में सही पौध तैयार नहीं हो पाती। इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में धान की स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए कुछ जरूरी बातों को ध्यान रखते हुए नर्सरी की तैयारी कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरभंगा के डॉक्टर चंदन कुमार। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार राज्य में धान की खेती मुख्यतः खरीफ मौसम में की जाती है। बिहार राज्य में आज भी 3.21 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि में धान की खेती की जाती है, जिसका उत्पादन 6.5 मिलियन टन से भी अधिक है। जहां एक तरफ रबी फसल की कटाई के समय कोविड-19 महामारी का प्रकोप रहा, वहीं दूसरी तरफ असामयिक बारिश के कारण रबी फसल को जो हानि हुई है, उसका ध्यान में रखते हुए खरीफ मौसम में धान की बुआई के लिए योजनाबद्ध तरीके से खेती करने की आवश्यकता है। बिहार राज्य में धान की विभिन्न प्रकार की
वैरायटियाँ उपजाई जाती हैं जो कि जलवायु पे आधारित है। पहली जलवायु है अपलैंड, जिसे हम लोग ऊपरी ज़मीन भी कहते हैं। इस जलवायु में पानी नग्न के बराबर लगी रहती है। इसमें अगात वैरायटी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जैसे रिछारिया, धनलक्ष्मी, सहभागी। दूसरी है मीडियम लैंड, जिसमें मध्यम वर्ग की वैरायटी का उपयोग कर सकते हैं। इसमें 20 से 25 सेंटीमीटर तक पानी हमेशा लगी रहती है। इसमें 100 से 120 दिन की वैरायटी जैसे राजेंद्र भगवती, राजेंद्र श्वेता, प्रभात आदि का उपयोग कर सकते हैं। तीसरी है लो लैंड, जिसमें निचली ज़मीन हम लोग कहते हैं। इसमें 40 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश की पानी हमेशा लगी रहती है। इसमें हम लोग लंबे अवधि की वैरायटी जैसे राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेता, स्वर्णा सबवन इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई अगर चाहे तो समय रहते 15 मई तक धान की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त वैरायटी है राजेंद्र भगवती, राजेंद्र नीलम इत्यादि। यदि आप धान की 1 एकड़ की रोपाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए महीन धान की 12 किलोग्राम, मध्यम धान हेतु 14 किलोग्राम और मोटे धान हेतु 16 किलोग्राम तथा संकर धान की 2 से 3 किलोग्राम की प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ अगर हम धान के बीजों को 10% नमक के घोल में उपचारित करेंगे तो हल्के व अस्वस्थ बीज ऊपर आ जाएंगे, जिसको छानकर आप अलग कर लें। यह ध्यान रखें कि जो बीज बो रहे हैं उनकी न्यूनतम अंकुरण क्षमता 80% रहनी चाहिए। धान के बीज को रात भर भिगोकर 24 से 36 घंटे जूट के बोरे में ढककर छाया में रख दें ताकि बीज अंकुरित हो जाएं। जैसा कि बीज जनित बीमारियों के उपचार के लिए हम लोग बेविस्टिन से या कार्बेंडाजिम से बीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और हम लोग चाहे तो अच्छे क्वालिटी का बीज जो प्रमाणित संस्थान है और बिहार स्टेट सीड्स सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा जिसका प्रमाणीकरण हो चुका है, उस संस्थान से हम बीज का परचेज कर सकते हैं। इसके लिए जो भी बीज हम लोग परचेज करें उसका स्लिप अवश्य रखें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15 जून के आसपास धान का बिचड़ा गिराने का समय हो जाता है। इस समय हम लोग बिचड़ा गिरा सकते हैं और 15 से 20 दिन के बिचड़े को 15 जुलाई के आसपास हम लोग खेत में ट्रांसप्लांट कर दें। किसान भाई, अगर हम लोग इस समय खेत का सही तरीके से तैयार करें तो खाद का उपयोग भी कम कर सकते हैं। इसके लिए जो हम लोग का रिकमेंडेड डोज है धान में 120, 60, 40 उसके अनुपात में हम लोग खाद का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, वेट या गीली विधि काफी प्रचलित है। इस प्रकार नर्सरी तैयार करने के लिए खेत को सूखी अवस्था में 2 से 3 बार जुताई कर देना चाहिए और मिट्टी को भुरभुरा कर लेते हैं। उसके बाद तैयार नर्सरी क्षेत्र में 2-3 इंच तक पानी भरकर खेत में पड़लर चलाकर एकदम मुलायम बना लेते हैं। इसके बाद नर्सरी बेड तैयार करना चाहिए। यदि आप प्रति एकड़ खेत की रोपाई करना चाहते हैं तो आपको 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी बेड तैयार करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। एक कहावत है, आगे ढैंचा पीछे धान, वहीं कहलाए सफल किसान। जी हां किसान भाइयों, हरी खाद जिनके प्रयोग से न केवल भूमि की भौतिक दशा सुधरती है बल्कि खेती की लागत में भी कमी आती है। इसलिए खरीफ फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप अभी कौन कौन से हरी खाद वाली फसलों की खेती करें और उनसे क्या लाभ है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार से। हो ये रहा है कि लगातार जो हम सघन खेती कर रहे हैं और खादों का संतुलित प्रयोग कर रहे हैं और फसल अवशेषों को हम जला रहे हैं, इससे जो है ना हमारी भूमि की मृदा स्वास्थ्य है वो कमज़ोर हो रही है। उसमें हमारी भौतिक शक्ति कमज़ोर हो रही है, हमारी रासायनिक शक्ति कमज़ोर हो रही है, हमारी जैविक शक्ति भूमि की कमज़ोर हो रही है। इसको बनाए रखने के लिए हमें
रासायनिक खादों के साथ साथ हमें जैविक और ऑर्गेनिक खादें हैं उनका हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि हम हरी खादों का प्रयोग करें। हरी खादों में हमारे मूंग, ढैंचा, सनई, गवार ऐसी फसलों को हम ले सकते हैं। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई और मूंग की बुवाई खेत की उपलब्धता के आधार पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से जून तक कर सकते हैं, जिसमें 45 से 55 दिन बाद मानसून आने पर इसकी आसानी से पलटाई की जा सके। हरी खाद के लिए इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। खेत के एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके 2 बार कल्टीवेटर से जुताई की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक इसकी प्रजातियों की बात आती है तो इसके लिए हिसार ढैंचा 1, हिसार ढैंचा 2, पंत ढैंचा 1 और पंत ढैंचा 2 सनई उन्नत प्रजातियों में K12 और SJ 67.42 तथा मूंग की उन्नत किस्में SML 67 आदि प्रजातियों का चयन कर बुवाई के लिए ढैंचा का बीज 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सनई का बीज 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है और मूंग का बीज 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। ढैंचा है जैसे या दूसरी दाल वाली फसलें हैं, उसके जड़ों में रहता है और जैसा कि आप देखेंगे ये है ढैंचे की जड़। तो इसमें देख पा रहे हैं आप कि इसमें ग्रंथियां बन गई हैं और जड़ों में। ये ग्रंथियां क्या हैं? इसमें नाइट्रोजन है और ये राइजोबियम बैक्टीरिया ने इसका स्थिरीकरण किया है वायुमंडल में। तो ये नाइट्रोजन है जो आने वाली फसल में जब इसको हम ढैंचे को दबाएंगे तो ये उसको मिल जाएगी, अगले वाली फसल को मिल जाएगी। इसके अलावा जो है हमारी भूमि की भौतिक शक्ति, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन को गहराई से और उसको ज़मीन को ज़्यादा पोरोसिटी बढ़ती है, उसमें जल धारण शक्ति बढ़ेगी और हमें जो पोषक तत्व हैं उसकी उपलब्धता को भी वो बढ़ाएगा। जहाँ तक पलटाई की बात आती है तो किसान भाइयों, जैसे ही आपके धान की रुपाई का समय आता है उससे लगभग 1 सप्ताह पहले आप पलटाई कर सकते हैं। पलटाई करते समय आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना होगा कि आप हैरो या रोटावेटर से पलटाई करें, जिससे कि पूरी तरह से फसल की जो पत्तियां व टहनियां हैं वह कटकर खेत में मिल जाए। इससे 86 से लगभग 106 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन की प्राप्ति होती है, जिससे किसान भाई यूरिया की बचत तो कर ही सकते हैं। इसके साथ ही फसल के हरे भाग से 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जीवांश पदार्थ भी प्राप्त होता है। इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं और जो पोषक तत्व नीचे पड़े हैं उसको ढैंचा अपने अंदर समा लेता है और उसको हम आने वाली फसल से पहले ज़मीन में पलट देते हैं। तो आने वाली फसल में हमारे को पोषक तत्वों की कमी नहीं रहती, वो उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये ढैंचा, मूंग, सनई, अगर इसका गवार इसका हम प्रयोग करते हैं तो सभी किसानों को इसका फायदा होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। पूर्वानुमानित अवधि में मौसम शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए किसान भाई तैयार गेहूं, मक्का तथा अरहर के दानों को सुखाकर सुरक्षित स्थानों पर भंडारित करें। हल्दी की बुआई किसान भाई 15 मई से करें। हल्दी की राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुचित है। खेत की जुताई में 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, नेत्रजन 60 से 75 किलोग्राम,
स्फूर 50 से 60 किलोग्राम, पोटास 100 से 120 किलोग्राम एवं जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। हल्दी के लिए बीज दर 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। बीज प्रकंद का आकार 30 से 35 ग्राम, जिसमें 4 से 5 स्वस्थ कलियां हों। रोपाई की दूरी 30 से 20 सेंटीमीटर तथा गहराई में 5 से 6 सेंटीमीटर रखें। अच्छी उपज के लिए 2.5 ग्राम डाइथीन M45 0.1% कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से घोल बनाकर उसमें आधा घंटे तक उपचारित करने के बाद बुआई करें। निचली जमीन जहां जल जमाव ज्यादा होता है, उस खेत में लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे राजश्री, राजेंद्र मंसूरी, स्वर्णा सब 1VPT 5204 एवं सत्यम की नर्सरी 25 मई से लगा सकते हैं। नर्सरी के लिए खेत की तैयारी करें। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद का व्यवहार करें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर तथा लंबाई सुविधानुसार रखें। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी तैयार करें। बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें। अदरक की बुआई शुरू करें। अदरक की मरान एवं नदिया किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुचित हैं। खेत की जुताई में 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, नित्रजन 30 से 40 किलोग्राम, स्फूर 50 किलोग्राम, पोटास 80 से 100 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम एवं बोरेक्स 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। खरीफ मक्का की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। उत्तर बिहार के लिए अनुचित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। खरीफ मक्का की बुआई 25 मई से करें। सभी दुधारू पशुओं को गला घोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटे पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया उसे पूछा है गांव सैदपुर, जिला भागलपुर के किसान देवेंद्र राय ने। आप मधुमक्खियों की देखरेख पर जानकारी चाहते हैं तो देवेंद्र जी, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। मधुमक्खी यानी मधुमक्खी परिवार मौन वंशों का प्रबंधन किस तरह से करें, कैसे उनको बचाए रखें, इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। अभी जहाँ कहीं भी मधुमक्खी पालक अपने मधुमक्खी बक्सों को रखे हुए हैं, जहाँ रखे हैं बक्से वहाँ पे तो लीची बागानों से उनको फूल यानी कि पुष्परस और पराग तो मिल रहे हैं, लेकिन अब अंतिम समय में आ चुके हैं। मीन्स तत्पश्चात मधुमक्खी पालकों को जहाँ कहीं पे भी नीम का फूल उपलब्ध हो, करंज का हो, जामुन का हो, आंवला का हो, सूरजमुखी का हो, इन माह में वहाँ पे उनको बक्सों को हटा करके शिफ्टिंग करना पड़ेगा ताकि वहाँ से पुष्परस और पराग एकत्रित किया जा सके मधुमक्खियों द्वारा और उनके भोजन के रूप में और मधुमक्खी पालक को उत्पादन के रूप में। और उसके बाद जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां उनसे फूल मिलेंगे आपको। मूंग की फसल अगर किसी ने लगा रखी है, उड़द और मूंग की, तो मूंग से इनको ज़्यादातर पराग और नेक्टर मिलता है। और किसी भी मधुमक्खी पालक भाई को अगर उनके बक्सों में भोजनाभाव शुरू हो गया है, सामान्य तौर पर मधुमक्खियाँ स्वयं अपना पराग इकट्ठा कर लेती हैं, लेकिन कुछ माह ऐसा होता है जिसमें पराग की कमी होती है, तो ऐसी दशा में मौनों को कृत्रिम आहार देने की आवश्यकता होती है। अगर वो कुछ दिनों तक उनको बचाना चाहते, रखना चाहते, तो उनको कृत्रिम भोजन बना करके देना पड़ता है। कृत्रिम भोजन यानी कि मधुमक्खियों के जो 2 मुख्य भोजन होते हैं, साधारणतः चीनी ले लेंगे, चीनी की आधी मात्रा और पानी की आधी मात्रा। यदि अगर हम देखें इस तरह से एक बार में एक बक्से में इस महीने में जहाँ पे भोजना अभाव काल है, वहाँ पे एक बक्से में हम आराम से 250 ग्राम चीनी और 250 मिलीलीटर मात्रा पानी की मिला करके यानी प्रति बक्से की दर से कि प्रति लीटर की दर से यदि अगर हम उसमें 50 ग्राम यदि अगर हम हॉर्लिक्स दे दें, थोड़ी सी चेरी की मात्रा दे दें, कुछ अगर एक टैबलेट यदि अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का दे दें, खास करके ये चाशनी बनाने का जो काम करना चाहिए वो सुबह में ही हमको कर लेना चाहिए। बना करके उसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के पश्चात भोजन जो हम देंगे, ये कृत्रिम भोजन
चीनी की चाशनी का बनाया हुआ, उसको हम सायंकाल में देंगे जब मधुमक्खियाँ चर करके वापस अपने बक्से में आ जाती हैं शाम के समय। उस समय डेली जो है अपने बक्से की देखभाल करते रहेंगे। यदि अगर उसमें कहीं कोई गंदा पानी पीने की वजह से यदि अगर उसमें कोई पेचिस की बीमारी या उसमें माइट की समस्या, अगर इस तरह की कोई समस्या यानी विकृत उनका शरीर हो जाना, उनके पंख हो जाना और उनका बक्से के इर्द गिर्द घूमना, छटपटाना, ना उड़ पाना, और या उनमें अगर पेचिस की समस्या यानी कि मटमैले, पीले रंग के मटमैले पदार्थों का उनके शरीर से बाहर माल के रूप में निकल करके बक्से के चारों तरफ यानी उसका जो दरवाज़ा है उसके इर्द गिर्द यदि अगर लगना, ये सारे लक्षण होते हैं कि इसमें पेचिस की बीमारी हुई और माइट की समस्या है। ज़रूरत पड़ने पर साथ ही साथ टेम्परेचर में ज़्यादा वृद्धि होने के साथ साथ उनको बक्से का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जूट के बोरे को भिगो करके उसमें से पानी निचोड़ लें, यानी कि पानी नहीं टपकता हुआ रहे। इस तरह से जूट के बोरे का इस्तेमाल करके हम बक्से का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं पूरे गर्मी के महीनों में और बचा सकते हैं। और रानी मधुमक्खी की अंडे देने की क्रियाविधि को हम उसमें इजाफा कर सकते हैं, यानी कि हम अपने मधुमक्खी परिवार की संख्या को बराबर बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा होता क्या है कि इन सब के अलावा बहुत सारे इनके समुदाय से आने वाली जंगली मधुमक्खियाँ, बर्रे जिसको हम बिरना बोलते हैं, चींटी, छिपकली, मेढक इत्यादि, ये सब का भी आक्रमण होता है। ये सब भी इसी समय जब भोजनाभाव काल में इनको भी अगल बगल अपने जहाँ पे मधुमक्खी बक्से हैं वहाँ पे कुछ नहीं खाने पीने को मिलता है तो ये इनके ही कॉलोनी में इनके बक्सों में अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो इनसे भी हमें बचाना है। इनसे बचाने के लिए हमें बचाने के लिए इनसे एक क्वीन गेट एक संरचना आती है महीन जालीदार, जिसमें से सिर्फ श्रमिक मधुमक्खियाँ ही बक्से के बाहर निकल सकती हैं और उनसे अन्य कोई शत्रु जल्दी प्रवेश नहीं कर पाते हैं। स्वच्छ पानी, स्वच्छ एवं ताज़े पानी की हमें बक्से के इर्द गिर्द अपने हमेशा बनाए रखना है और नमी टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, तापक्रम को नियंत्रित रखने के लिए हमें भीगे हुए जूट के बोरों को रखना है। इसके साथ ही साथ यदि अगर इन महीनों में हम बक्से के सामने यानी उसका जो दरवाज़ा है उस पर यदि अगर हम क्वीन गेट लगा करके रखेंगे तो हम इनमें घर छोड़ करके भाग जाने वाली समस्या से भी हम इनको बचा सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। नींबू के बागों में लगने वाले रोगों की रोकथाम, दुधारू पशु की देखरेख और प्रबंधन के उपाय, किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजा फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।